नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से इस चैनल पे कवर कर रहे हैं, जिसकी आज ये चौथी वीडियो है। पहले 3 वीडियोज़ में हमने आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों टॉपिक हमने बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर लिए हैं। आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज ये चौथा टॉपिक मैंने उठाया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आने वाला है और ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो तैयारी जटिल जो कर रहे हैं उसकी, उन लोगों के लिए ये नया टॉपिक है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अक्सर उनके एग्जाम में नहीं पूछा जाता था। ये आपका यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी से उठाया हुआ टॉपिक है, तो उसी लाइन में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको ये टॉपिक कवर करा दूंगा। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपको ये समझना है कि जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, ITER क्या है, और साथ ही साथ आपकी सरकारी एजेंसियाँ जो इसमें काम कर रही हैं, कितने टाइप के आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, और इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में इसके लिए जाननी होती है। आपके एग्जामिनेशन में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो इसे बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। अब समझिए, 2 तरीके की आपकी एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। मतलब कि इसमें कौन कौन सी आपकी एनर्जी आती हैं, वो एनर्जी के स्रोत या फिर वो ऊर्जा के स्रोत आपके आते हैं जो एक बार अगर आप इस्तेमाल कर लें तो उसका कोई अंत नहीं है, मतलब वो कभी ख़त्म ना होने वाली आपकी हैं, जो सालों साल आपके पास चलती रहेंगी, जिसका कोई एक फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही है, वो अनंत है, वो कभी भी आपका ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि आपकी हो गई सोलर एनर्जी, ठीक है जी। सोलर एनर्जी ख़त्म होने वाली चीज़ है। सूरज तो हमेशा आपके पास रहेगा और सूरज से जो रोशनी मिलती है उससे हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी आपके रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। इसी तरीके से आपके न्यूक्लियर एनर्जी को भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी में रखा गया है। चूँकि आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के जो फ्यूल हैं या फिर ईंधन हैं, जैसे कि यूरेनियम, ये आपके पास लिमिटेड है, लेकिन इतना कम मात्रा में आपका ये फ्यूल इस्तेमाल होता है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा बन जाती है, ठीक है। कुछ ग्राम इस्तेमाल होता है और कुछ ही ग्राम से आपके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके पास डेवलप हो जाती है, तो इसीलिए इसे रिन्यूएबल एनर्जी में रखा गया है, फिर नवीकरणीय स्रोत में आपके रखा गया है, स्रोत में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक डेटा है जो कहता है कि 1 ग्राम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल, जैसे कि आपका यूरेनियम, 1 ग्राम अगर यूरेनियम का आप उठाते हैं तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये आपके कंपेरेबल होगी 10,000 किलोग्राम ऑफ कोल से। मतलब 10,000 किलोग्राम ऑफ कोल से जितना आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उतना आप अकेले 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल से कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कितनी कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करके आप लोग कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो सालों साल आपके देश की उन्नति बढ़ा सकता है। और इंडिया के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आपके ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है और अब धीरे धीरे जैसे हमारा देश एडवांस हो रहा है, वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और दिन ब दिन जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक हमें नए साधन जोड़ने पड़ेंगे। पिछली साल सरकार की रिपोर्ट आई जो कहती है 8.8 गीगावाट, ठीक है, इतना हम रिन्यूएबल एनर्जी से आपका एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, जो कह सकते हैं कि आपका 2 से लेके 3% के बीच में आपका आता है, कि मात्र 100% में से हम लोग 2 से लेके 3% आपकी बिजली बना रहे हैं, किससे, रिन्यूएबल, इससे न्यूक्लियर एनर्जी से, या फिर आपका नाभिकीय एनर्जी से बना रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके और ज़्यादा प्रोडक्शन सरकार कर सकती है, आने वाले वक्त में सोच भी रहे हैं, इसीलिए नए नए रिएक्टर और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करा जाए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में आज पढ़ते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी बेसिक चीज़ आपको पता चल गया कि कितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो बेसिक समझिए, ठीक। ये है आपका एक सेल,
मानता हूँ कि एक आपका सेल है, एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज आपका होता है पॉजिटिव, ठीक, और न्यूट्रॉन का चार्ज आपका न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस से बाहर क्या होता है, इस न्यूक्लियस से बाहर आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इसका चार्ज होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। अब सोचिए, ये चीज़ बिल्कुल समझना जरूरी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों हमेशा इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, फिर बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? बराबर इसलिए होते हैं ताकि आपके एक एटम का चार्ज बैलेंस हो सके। जितना प्रोटॉन होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये बैलेंस करके उसको न्यूट्रल कर देगा ताकि आपका एटम क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है जी, स्टेबल रहे। तो ये बेसिक एटम की जानकारी हो गई कि इस पर हमको न्यूक्लियस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी के अंदर आपका न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन ही आपका सारा खेला करने वाला है। न्यूक्लियर एनर्जी में इस न्यूट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समझिए कि इसमें कोई आपका चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है, ठीक है, चार्जलेस होता है आपका। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज आपका नहीं होता है। अच्छा, ये बात हो गई। और बेसिक रिप्रेजेंटेशन आपका जो एटॉमिक इसका होता है, एटम का होता है, कोई भी आपका लिखा होता है, ठीक है। जैसे एक्स मान के चलिए, कोई आपका एक क्या है, आपका एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है, जैसे कार्बन वगैरह हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वैसे एक्स मान लेते हैं कि कोई है। तो उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो उसका करा जाता है, जिसमें नीचे जेड लिखा होता है, ऊपर ए लिखा होता है। इस जेड का मतलब होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और ए का नंबर होता है, ए का मतलब होता है आपका मास नंबर, ठीक है जी, मास नंबर होता है। जो इसमें जेड होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके? जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होगा, वही नीचे रिप्रेजेंटेशन होगा जेड से, ठीक। और जो आपका मास नंबर होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे कि हीलियम होता है, हीलियम ऐसे रिप्रेजेंट होता है 2He4, ठीक। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। अब इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो हीलियम के ऊपर जो चार्ज मास नंबर 4 है इसका मतलब इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हीलियम का बेसिक एग्जाम्पल। तो मास नंबर का मतलब होता है जिस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को मिला के आपका मास नंबर बनता है। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि प्रोटॉन मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, और प्रोटॉन ही आपके एटॉमिक नंबर होता है। ये चीज़ आपको पता चल गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है इसमें पहले कि आइसोटोप क्या होता है और आइसोबार आप क्या होता है, ठीक है। आइसोटोप आपके होते हैं, ठीक, आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। कोई ऐसा आपका कोई एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर आपका एलिमेंट सेम है, ठीक है, लेकिन उसका मास नंबर आपका डिफरेंट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, जिसके 3 फॉर्म होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। मतलब कि 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर अब आपको पता चलेगा कि नीचे जो 1 गिवन है, इसका मतलब है आपका कि ये आपका प्रोटॉन है और ये है आपका मास नंबर, जो रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोटॉन और साथ में साथ न्यूट्रॉन को जोड़ के। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले में प्रोटियम में आपके पास एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर है, उसकी हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन आपके पास एक ही है और न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोटियम कहलाता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं ड्यूटेरियम में क्या होता है कि आपके पास देखिए मास नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इसके साथ अटैच्ड होगा आपका एक न्यूट्रॉन, जिसमें 0 चार्ज होगा आपका। तो इसमें ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। और जो आपका ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम के अंदर आपके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं, देखिए 0 चार्ज के, ठीक है, 0 चार्ज के आपके होते हैं। तो और एक प्रोटॉन होता है, इसका मतलब मास नंबर इसका 3 है।
तो ये आपका आइसोटोप कहलाता है। आइसोटोप में आपके एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर आपके डिफरेंट होता है। तो होपफुली आपको आइसोटोप का मतलब समझ आ गया होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है, ये 3 आइसोटोप आपके होते हैं। ये आगे काफ़ी काम आएंगे आपके, इसलिए यहाँ समझना जरूरी है कि आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम होते हैं। यही ड्यूटेरियम आपका चल के आगे हैवी वाटर में काम आता है, हैवी वाटर बनाने में काम आता है। आगे आपको हैवी वाटर का उपयोग बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आइसोटोप हो गया। इसी तरीके से आपका आइसोबार होता है। अब आइसोटोप और आइसोबार में अंतर क्या होता है? आइसोबार वो होता है आपका जिसके पास एटम के पास मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। मतलब जो ये आप लिखते हैं ZAX, तो ये चीज़ सेम हो, ये वाला चीज़ सेम हो लेकिन ये डिफरेंट हो। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, लेकिन कार्बन का एक ऐसा आपका आइसोबार होता है, ठीक, एक ऐसा आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर होता है आपका 14 और इसका भी नाइट्रोजन का 14 होता है। देखेंगे मास नंबर आपका यहाँ पर सेम आ रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है, तो ये चीज़ आपकी आइसोबार कहलाती है। तो ये था आइसोटोप और आइसोबार का कॉन्सेप्ट। ये भी बेसिक चीज़ें पे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइसोटोप का इस्तेमाल तो आगे होगा ही, लेकिन आइसोबार का इस्तेमाल कहीं नहीं आएगा, लेकिन समझना जरूरी था कि इसके बीच में अंतर क्या है। अच्छा जी, अब आते हैं आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। देखिए जितने भी आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह देख रहे हैं जिससे आपकी बिजली बन रही है, ये एक पर्टिकुलर रिएक्टर के थ्रू हो रहा है, कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है। अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में होगा तो कुछ और ही बन जाएगा, जैसे कि आपका न्यूक्लियर बॉम्ब। तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो सालों साल रिसर्च करने के बाद बनाई गई है, बहुत कंट्रोल्ड मैनर से आपका न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करा जा रहा है जिससे आपकी एनर्जी बन सके, और वो आपका ये क्या कह सकते हैं, युद्ध चीज़ों के लिए, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दुर्गति पहुंचाने के काम ना आए, फिर बॉम्ब बनाने के काम ना आए, महज एनर्जी बनाने के काम आए, तो ये आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर जितने भी आपके होते हैं, रिएक्टर क्या होता है? एक रिएक्टर होता है जिससे बिजली बनाई जाती है, जैसे कि आपके थर्मल रिएक्टर होते हैं, ठीक है, जिससे ताप से आपकी बिजली बनाई जाती है। इसी तरीके से आपकी कोल के जो रिएक्टर होते हैं जिसमें कोयले को आपको जलाया जाता है और उसकी ताप से आपके क्या करा जाता है, पानी को गर्म किया जाता है और भाप बन के आपकी बिजली बनाई जाती है। उसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं आपके, जिसमें क्या होता है कि नाभिकीय एनर्जी से आपके क्या होता है, जब ये गुजरता है और ये एनर्जी रिलीज करता है तो पानी आपका गर्म होता है, उससे भाप से आपके टरबाइन घूमते हैं और आपका क्या होता है, बिजली पैदा होती है। तो ये कंट्रोल्ड मैनर में करा जाता है, कंट्रोल्ड मैनर में करा जाता है फिजन, न्यूक्लियर का फिजन। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का महत्व बहुत है आपका, ये आगे आपको समझाऊंगा। इसको कंट्रोल्ड मैनर में जब यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है, जब किसी भी चीज़ को आप याद रखिए तोड़ेंगे तो आपकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये बेसिक सिद्धांत है कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को 2 भागों में तोड़ते हैं तो क्या होगा, आपकी एनर्जी रिलीज होगी। वही जो एनर्जी आपके रिलीज होगी ये आपके एटॉमिक पावर के रूप में आती है, एटॉमिक पावर के रूप में, और वही आगे चल के आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मतलब कि ऊष्मा प्रोड्यूस करती है, और उसी ऊष्मा से आपके हीट से क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस करी जाती है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से आपका काम होता है। ठीक है, आगे डिटेल से समझेंगे इसको। और जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने की प्रतिक्रिया है, ठीक, ये 2 भागों में होती है जो आपको समझना है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। बहुत ज़रूरी है, दोनों के बीच में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर परमाणु विखंडन, फिजन का मतलब होता है इंग्लिश में कि कोई एक चीज़ 2 भागों में टूट रही है। जैसे कि आपने बाइनरी फिजन सुना होगा अमीबा का, अमीबा जनरल बायोलॉजी पढ़ी होगी, सुना होगा कि ये अमीबा आपका 2 भागों में आगे डिवाइड कर जाता है, तो इसे बाइनरी फिजन का कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा। उसी तरीके से होता है आपका न्यूक्लियर फिजन, इसमें परमाणु का आपका आगे चल के 2 भाग में विखंडन होना न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है, प्रोसेस वेयर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई रिलीजिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि आपके
न्यूक्लियस को दो भागों में अगर तोड़ा जाए, एक को दो भागों में तोड़ दिया जाए, तो उससे अत्यंत बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी निकलती है। यही आपकी परमाणु एनर्जी कहलाती है, एटॉमिक एनर्जी कहलाती है। ये होता है न्यूक्लियर ये फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि नीचे डायग्राम मैंने बना रखा है, नीचे बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मैंने क्या बताया था, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि फास्ट मूविंग होता है। क्या होता है, फास्ट मूविंग होता है, मतलब कि बहुत तेज़ गति से चलता है। जब इसी न्यूट्रॉन को बहुत तेज़ गति से चल रहा है, उसको बॉम्बार्ड किया जाता है या फिर आपके टकराया जाता है। ठीक है, किससे टकराया जाता है, आपके इससे यूरेनियम 235 से, यूरेनियम 235 से टकराया जाता है। अब देखिए, ये जो 92 लिखा है ये एटॉमिक नंबर है, ये है मास नंबर 235। तो 235 वाले मास नंबर आपका जो यूरेनियम है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका फिजाइल होता है, मतलब कि इससे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक, एक आपका 238 भी होता है जो आपका नॉन फिजाइल होता है, मतलब कि वो ज़्यादा एनर्जी आपकी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये फिजाइल होता है, मतलब कि ये बिजली नहीं, मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपका प्रोड्यूस करता है। तो इससे न्यूट्रॉन को क्या करा जाता है, टकराया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है। जब न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो ये क्या होता है, ये आपके टूटना शुरू करता है। कौन सा, यूरेनियम 235 आपके टूटता है। तो जो टूटता है तो पहले तो ये एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी देता है, जिसको बाद में कन्वर्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और साथ ही साथ आपके क्या होता है, यूरेनियम 236 और बेरिलियम और साथ ही साथ आपका क्रिप्टन, इसमें ये टूट जाता है। और साथ ही साथ और कई सारे न्यूट्रॉन आपके निकलते हैं, कई सारे न्यूट्रॉन आपके निकलते हैं। तो ये न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये फिर से आपका क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉन को टकराया जाता है, इन न्यूट्रॉन को टकराने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो यूरेनियम 235 से आपके फिर टकराते हैं और फिर एनर्जी निकलती है। फिर उससे न्यूट्रॉन निकलता है, वो फिर टकराता है और फिर एनर्जी निकलती है। तो एक तरीके से एक श्रृंखला बनती जा रही है, मतलब कि एक चेन रिएक्शन होता जाता है। तो इसी को आपके चेन रिएक्शन कहा जाता है। इस चेन रिएक्शन को दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक है आपका कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक है आपका अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में मतलब कि कंट्रोल्ड मैनर में हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियस इसको न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 में टकराने के लिए छोड़ेंगे। कंट्रोल्ड मैनर में मतलब कि हम इस पर नियंत्रण बना के रखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपका ना टकराए, जब हम चाहें तो उसको रोक लें। तो ये रोक सकते हैं, तो मतलब ये कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है, तो ये एनर्जी बना रहा है आपका। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है तो मतलब हमारे पास सीमा है, तो हम जितना चाहेंगे उतना आपका टकराएंगे और जिससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एनर्जी निकलेगी। अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में ये चला गया कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो जितने न्यूट्रॉन आपके निकलेंगे वो सब यूरेनियम 235 के जितने भी आपके वो एटम हैं उससे टकराते चले जाएंगे। जब उससे टकराते चले जाएंगे तो अनकंट्रोल्ड जब ये चेन रिएक्शन आपका हो जाएगा जिस पे कोई सीमा नहीं है, तो यही आपका बन जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक, यही आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है, जो महज अगर कुछ ग्राम भी अगर आपका न्यूक्लियर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाए तो एक बहुत बड़े शहर को एक साथ उड़ाने के लिए ये काफ़ी है। जैसे कि आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी का आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान बाद में पर्ल हार्बर पे जब अटैक किया था जापान ने, तो उसके रिटेलिएशन में आपके क्या किया था, आपके अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या करा गया था, बॉम्ब फेंके थे। वो न्यूक्लियर बॉम्ब का पहली बार लाइव टेस्टिंग हुई थी, जो बहुत विध्वंसकारी हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें मरे थे आपके। ठीक है, और जो उसके रिएक्शन आपके हुए हैं अभी तक आपके वहाँ पर ढंग से पेड़ पौधे नहीं उग पाए हैं, और साथ ही साथ कई लोग जो आपके अगर पैदा भी हुए हैं तो कोई विकलांग है, कोई मानसिक रूप से आपका बीमार है, तो ये काफ़ी पीढ़ियों तक भी आपके ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो इतना खतरनाक आपका हो सकता है। तो ये था आपका अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड मैनर में आप करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, और ये इसका पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया। अगला होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपके सन में हो रहा है, मतलब कि सूरज में हो रहा है। ठीक, पहली बात में अगर सूरज में हो रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आपका हो रहा होगा, मतलब कि मिलियंस डिग्री, ठीक है, मिलियंस डिग्री सेल्सियस पे आपका ये रिएक्शन हो रहा होगा।
इसमें क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में आपकी कोई भी एक बड़ा हिस्सा दो पार्ट में टूटता है, यहाँ पर क्या होगा कि दो छोटे हिस्से मिल के आपके एक बड़े को बनाएंगे। ठीक, मतलब कि ये देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में कि ड्यूटेरियम आपका ट्राइटियम मिल के फ्यूज़न करता है, तो फ्यूज़न करता है जिससे आपका एक एनर्जी बाद में निकलती है। अब देखिए इसमें ये चीज़ होता है कि आपको इसको जोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। वह सिंपल सी बात है कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं, ठीक, वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, लोहे के दो पार्ट को जोड़ते हैं तो उन दोनों को जोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है। सिंपल सी बात है, वही गैस जो फॉर्म एनर्जी आती है, जो एनर्जी आप खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से दो लोहे को आप गर्म करते हैं एक टेम्परेचर पे, उसके बाद उनको जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब है हमको पहले भी आपका एनर्जी यहाँ पर प्लस एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये दोनों हिस्से आपके आके यहाँ पर मिलेंगे और बाद में मिलने के बाद भी ये एनर्जी आपका प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आज हमारी अगर देखा जाए प्रेजेंट जनरेशन में हमारे धरती पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी भी हम लोग कंट्रोल्ड मैनर में कह सकते हैं नहीं कर पाए हैं। कंट्रोल्ड मैनर में इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर 100 यूनिट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं तो हमको वहाँ पर कम से कम 110 यूनिट तो मिले ही। चलिए 110 छोड़े, 100 यूनिट तो कम से कम मिले ही एनर्जी। भाई एनर्जी मिलेगी तो सही है। अगर यहाँ पर से हम लोग 100 यूनिट भेज रहे हैं और वहाँ अगर हमको 90 यूनिट मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम लोग ज़्यादा एनर्जी बनाने में दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्टेड एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी हमको जो मिल रहा है वो उतनी नहीं मिल रही है, तो कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन का। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल्ड मैनर में जिससे एनर्जी आपकी बनाई जा सके या फिर बिजली बनाई जा सके, ऐसा प्रोसेस हमारे धरती पे अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन साइंटिस्ट लगे हुए हैं और कई सारे देशों ने मिल के भी आपके काम कर रहे हैं, जो आगे आपको बताऊंगा मैं, जो आगे आने वाले वक्त में शायद हो सके। चाइना से कुछ आपके संकेत मिल रहे हैं कि चाइना ने कुछ हद तक आपका ये रिएक्शन करना सीख लिया है। देखिए ये रिएक्शन आपका देख रहे हैं कि मिलियंस डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और आप समझ सकते हैं कि धरती पे आपको इतने हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखना और उसके अंदर रिएक्शन स्टेबल हो जाए, पॉसिबल बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉसिबल हो गया है तो सारी एनर्जी की झंझट आपकी ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है सब की टेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपका बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ पर मात्र आपका देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ही लग रहा है, हाइड्रोजन से ही आप लोग एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से एनर्जी पा रहे हैं। वहाँ तो यूरेनियम था, यूरेनियम की मात्रा आपकी धरती पे क्या है, कम है, और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत है आपकी। ठीक है, पानी को अगर आप तोड़ते हैं, H2O को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आपका ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका निकलता है। तो ये चीज़ है, हाइड्रोजन सोचिए हमारे पास कितना ज़्यादा है, लेकिन यूरेनियम की मात्रा कम है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपकी कुछ हद तक कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद हमारे पास जब यूरेनियम की मात्रा ना रहे तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारी सस्टेन ना हो पाए। लेकिन फ्यूजन के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, महज हमें हाइड्रोजन चाहिए, और बस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देने जा रहा हूँ, यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, समझिए थोड़ा। ठीक, एक मैंने आपको बताया न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, अरे यार एक सेकंड दीजिए मेरे को, हाँ चलिए कोई नहीं। एक मैंने आपको बताया न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक, और एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, दोनों अंतर में अलग अलग। ठीक है, देखिए जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में आपका फिजन रिएक्शन इसका इस्तेमाल होता है। फिजन रिएक्शन का इस्तेमाल मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, एक एटम दो भागों में टूटता है, फिर वो और टूटता चला जाता है, फिर वो आगे और टूटता चला जाता है, इस तरीके से एनर्जी निकलती है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये इससे आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो आपका होता है, जो अनकंट्रोल्ड मैनर में अगर हो जाए तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से आता है। किससे आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से आपके हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं। ये देखिए ना, मेरे पिछले मैंने आपको हाइड्रोजन यहाँ बताया, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिल के आपका फ्यूजन कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। तो ये अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में जा रहा है
तो यही आपका क्या कराएगा, ये आपका हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बॉम्ब का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन समझ लिया अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अब यूरेनियम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि यूरेनियम फ्यूल आपको न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आता है, और यही हम लोग जितने भी हमारे रिएक्टर्स चल रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में, उसमें इसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो नेचुरल यूरेनियम आपका होता है, ठीक, नेचुरल यूरेनियम जो आपको मिलता है, खदानों में मिल रहा है, इसको 2 आइसोटोप है। अब आइसोटोप क्या होता है ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने पीछे आपको समझाया है। एक है आपका यूरेनियम 235 और एक है आपका यूरेनियम 238। ठीक है, 2 आइसोटोप आपके मिलते हैं नेचुरल यूरेनियम के, जिसमें अगर हम लोग ओर या फिर खदान अगर करते हैं तो उसकी जो खदानें हैं, 2 तरीके की आपकी खदानें हैं, एक यूरेनाइट ओर की है और एक पिच ब्लेंड की है। ठीक, इसमें क्या होता है, दोनों में यूरेनियम 235 की आप मात्रा देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन यूरेनियम 238 की मात्रा दोनों में बहुत ज़्यादा है। और यूरेनियम 238 हमारा बहुत ज़्यादा लेस वैल्यूएबल है, मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा लेस फिजाइल है, मतलब कि इसका विखंडन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा कम एनर्जी या फिर ना के मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसकी मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा कम है। यूरेनाइट में 0.3 है और 0.7 है आपका पिच ब्लेंड में। ठीक, और आपका जो एप्लीकेशन होता है यूरेनियम का, काम क्या होता है, यूरेनियम आपके 2 कामों में इस्तेमाल करा जा सकता है। पहला है आपका वेपन ग्रेड में और दूसरा है आपका रिएक्टर ग्रेड में। वेपन ग्रेड में क्या होता है, जिसमें आपके न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं, और दूसरा आपका रिएक्टर ग्रेड में होता है जिसमें आपके कंट्रोल्ड मैनर में कुछ आपका यूरेनियम का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, उसकी एनरिचमेंट करी जाती है। एनरिचमेंट मतलब उसकी एक तरीके से कह सकते हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। किसी चीज़ को एनरिच करने का मतलब उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, ताकि उसका उपयोग आप कर सकें। और उसका कितना एनरिचमेंट करना है, कि उसकी कितनी क्वालिटी बनानी है, जितना ज़्यादा हाई एनरिचमेंट आप करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, वेपन की कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे। कंट्रोल्ड मैनर में यहाँ पर अगर आप 2 से लेकर 5% के बीच में अगर आप एनरिचमेंट करते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं यूरेनियम की, 235 की 238 से 235 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो 235 का अगर एनरिचमेंट बहुत कम करा जाता है 2 से लेकर 5% के बीच में, तो ये चीज़ आपके रिएक्टर ग्रेड में आती है, जो आपके न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आप उसका एनरिचमेंट करते करते 80% तक पहुंच जाते हैं और उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो यही यूरेनियम 235 आपके वेपन ग्रेड में पहुंच जाता है। यही आपका टसल का कारण बन रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका कह रहा है कि ईरान जो है आपका न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा कर रहा है, वेपन ग्रेड तक का कर रहा है। अब एनरिचमेंट आपको आप न्यूज़ कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब उसका कहने का मतलब है, मैंने कहा कि 80% से ऊपर वो एनरिचमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग वेपन की ग्रेड तक पहुंच पा रहे हैं और वो लोग न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे। और अमेरिका ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में कोई ऐसी कंट्री हो जो आपके क्या कर ले, न्यूक्लियर हथियार बना ले और उसका डोमिनेंस बढ़ जाए। भाई अमेरिका का धंधा तो ऐसे चलता ही है ना, आप जानते हैं कि अमेरिका का धंधा इस तरीके से चलता है कि कुछ देशों में आपके फूड बढ़ा दी जाए और उनको गरीब रखा जाए और उनको हथियार बेचा जाए, उनके बीच में लड़ाई करी जाए। यही अमेरिका हमेशा करता आ रहा है और यही हमेशा वो करता रहेगा आगे। तो अमेरिका की यही रणनीति रही है। अमेरिका का आरोप है कि आपका जो ईरान है ये न्यूक्लियर हथियार आपके बना रहा है, ये यूरेनियम की एनरिचमेंट 80% से ऊपर कर रहा है। ठीक, तो होपफुली आपको वेपन ग्रेड का एनरिचमेंट और रिएक्टर ग्रेड का एनरिचमेंट पता चल गया होगा। अगर आप 2 से लेकर 5% के बीच में कर रहे हैं तो आप लोग रिएक्टर ग्रेड में जा रहे हैं, और 80% और उससे ज़्यादा करेंगे तो यही चीज़ आपके वेपन की कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, ये नेचुरल और एनरिच्ड यूरेनियम समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0.7% आपका क्या है, यूरेनियम 235 है और 99.3% आपका है यूरेनियम 238। और मैंने आपको बताया कि 235 आपका फिजाइल होता है, मतलब यही आपके एनर्जी बनाने में काम आता है, और 238 आपकी एनर्जी नहीं बना सकता है। ठीक है, मतलब इसका कोई खासा इस्तेमाल नहीं है। और साथ ही साथ जब आप नेचुरल जब यूरेनियम निकालते हैं तो इन दोनों की मात्रा तो होती है और कुछ कण आपके यूरेनियम 234 के भी आपके होते हैं,
ये जो 0.7% आपका यूरेनियम 235 है, ये एक तरीके से कह सकता हूँ कि सफिशिएंट नहीं है, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं है कि उस मात्रा से आप लोग एनर्जी निकाल सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस सेल्फ सस्टेनिंग क्रिटिकल चेन रिएक्शन। मतलब जो क्रिटिकल चेन रिएक्शन मैंने आपको समझाया था पीछे चेन रिएक्शन के लिए, उसको करने के लिए इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम 238 को आपको एनरिच करके उसको कन्वर्ट करा जाता है, किसी तरीके से रिएक्शन होता है ताकि वो 235 में आपका कन्वर्ट हो सके। और जब ज़्यादा कन्वर्ट होगा तो आपके पास बहुत सारा यूरेनियम की 235 की मात्रा आ जाएगी, और जब मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे आप लोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे एनर्जी बनाई जा सकती है। जैसे कि 20% कंसनट्रेशन से ज़्यादा आपका यूरेनियम 235 का होने चाहिए एनरिचमेंट के लिए, ठीक है जी। एनरिचमेंट 9 से 10% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए 235 की मात्रा, ठीक। तो ये एनरिचमेंट करके आपका 238 से 235 में कन्वर्ट करा जाता है। होपफुली आपको नेचुरल और एनरिच यूरेनियम का मतलब अब समझ आ गया होगा, ठीक। अब समझिए, कजाकिस्तान जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार है। अब देखिए मेरी कुछ यहाँ पर थोड़ा मैं एक चीज़ बताना क्लियर कर सकता हूँ आपको कि मैं चाहूँ तो आपको ये सब कुछ साथ साथ लिख के भी बता सकता हूँ, लेकिन महज ये बात है कि समय की पाबंदी और कम समय में आपको ज़्यादा कुछ समझाना है, उसी के साथ साथ ही मेरे पास कुछ लिमिटेड संसाधन है इस समय, तो मेरे को ऑटोमेटिक पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि मैं आपको सही टाइम पे समझा सकूँ। यही डिजिटल बोर्ड अगर होता तो डिजिटल बोर्ड पे आराम से लिख के मैं पढ़ा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मुझे अपने खुद के बने हुए लेक्चर्स को पहले लिख कर आपके सामने देना पड़ेगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिल सके। तो होपफुली आप लोग मैनेज कर रहे होंगे। तो कजाकिस्तान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया पर याद रखें कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम की आपकी मात्रा है। ये सबसे ज़्यादा यूरेनियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं आपकी, कौन? यूएस, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 1.7% रिजर्व हैं यूरेनियम के। यूरेनियम के भंडार इंडिया में कितना है? मात्र 1.7%। और जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके ज़रूरी है। जादूगोड़ा जो आपके झारखंड में है, और नहरकटिया आसाम में है, दिग्बॉय जो ऑयल फील्ड है उसके बगल की बात कर रहा हूँ, नहरकटिया। और उमाइम ज़िला मेघालय में, लेह लद्दाख का क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बेल्ट है, यहाँ पर आपके यूरेनियम के भंडार कुछ हद तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ ही आगे हम चलते हैं। अब ये हो गया, यहाँ पर भंडारण की बात हो गई। अब ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियर फिजन की मैंने बात बताई आपको कि यूरेनियम 235 डाला जाता है, उससे एनर्जी बनाई जाती है। तो वो ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब इसके अंदर इस चीज़ को डाल के आपकी एनर्जी बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर होता कैसे है, समझिए थोड़ा। यहाँ पर आपके क्या रखा जाता है, यहाँ पर आपके रिएक्टर कोर कहलाता है। रिएक्टर कोर मतलब कि इसके अंदर आपके यूरेनियम 235 को डाला जाएगा। फिर इसको बाद में कंट्रोल्ड रॉड आपके ऊपर से डाली जाती है, कंट्रोल्ड रॉड डाली जाती है, ठीक। पहले समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये रिएक्टर कोर है, और ये कंट्रोल रॉड्स है जो ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है, और ये कन्फाइनमेंट शेल है। मतलब कि एक बॉक्स होता है, उसको बाद में एक बड़े बक्से में बंद किया जाता है। आपके बहुत मोटी आपकी सीमेंट की दीवार होती है, ठीक। और इसमें ये किस लिए रखी जाती है? ये इसलिए रखी जाती है ताकि आपके रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं, रेडियो एक्टिव जो आपकी किरणें हैं, ये इससे बाहर ना जा सके और बाहर कोई इससे प्रभावित आपके ना हो। यहाँ जो भी आपके कर्मचारी काम करते हैं वो सब एक पर्टिकुलर एक सूट पहन के रखते हैं ताकि उनके अंदर रेडियो एक्टिव की जो आपकी रेज हैं उसका प्रभाव ना हो सके, क्योंकि अगर हो गया तो स्किन कैंसर होना कंफर्म है और उनकी डेथ कंफर्म है। इसीलिए इसको बहुत मोटी वॉल में रखा जाता है, और साथ ही साथ वो लोग स्पेशल इक्विपमेंट सूट वगैरह पहन के रखते हैं जो यहाँ काम करते हैं। अब ये चीज़ हो गई। यहाँ से जब आपका न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पर होगा तो क्या होगा कि आपका एक तरीके से यहाँ पर पानी गर्म होगा। यही गर्म पानी जब यहाँ पर जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये गर्म पानी जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भाप बन के ऊपर उठेगा। भाई गर्म पानी है तो भाप बन के उठेगा, और भाप यही जब जाएगी आपकी यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर लगे होते हैं टरबाइंस, ठीक है, पंखे लगे होते हैं मोटर पे। उस मोटर के पंखे पे जब ये घूमेगा
टरबाइन आपकी घूमेगी, जिसकी वजह से आपकी बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक। और बाद में यही चीज़ कंडेंस करके आपका जो यहाँ से गर्म आता है पानी, उसको कंडेंस करके कूल होके वो पानी के ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बाहर कोई क्षेत्र आपका रखा गया है, नदी हो गई या फिर आपका कह सकते हैं समुद्र हो गया, जहाँ से क्या करा जाएगा, ठंडा पानी यहाँ से भेजा जाता है पंप के जरिए, देखिए आ रहा है, और ये ठंडा पानी यहाँ पर जाएगा और जब ये घूमेगा तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और यही पानी, ठंडा पानी फिर से यहाँ पर आपके लौट के आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से आएगा गर्म पानी, ये गर्म होगा। भाई अगर ये ठंडा पानी कंट्रोल ना करे, कूलेंट ना हो, तो रिएक्शन ये चीज़ फट भी जाएगी, आपकी गारंटी फट जाएगी और ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इसीलिए ठंडा पानी यहाँ पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो कूलेंट का जो आपका इस्तेमाल होता है, जो आपके रिएक्शन को ठंडा रखता है, इसमें आपके ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करा जाता है। इसका ड्यूटेरियम मैंने आपको बताया था, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ये आपका कूलेंट के फॉर्म में काम आता है। साथ ही साथ ये आपका मॉडरेटर के फॉर्म में भी काम आता है। मॉडरेटर क्या चीज़ होती है? मॉडरेटर ये चीज़ होती है जो रिएक्शन को मॉडरेट करती है, मतलब कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन को टकराने देना है आपके किससे, यूरेनियम 235 से, मॉडरेट करना मतलब कि कितने लेवल तक टकराना है, ये कंट्रोल करना काम भी होता है आपके ड्यूटेरियम का, ठीक है। ये एक हैवी वाटर होता है जिसका इस्तेमाल आपके करा जाता है, ठीक है। ये मॉडरेटर के फॉर्म में भी ये इस्तेमाल करा जाता है और इसी के साथ साथ ही कूलेंट के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिसमें कूलेंट के फॉर्म में आपका लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल भी करा जाता है। लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल भी आपके इसमें कूलेंट के फॉर्म में करा जाता है। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है आपका, ठीक है। कंट्रोल रॉड मान के चलिए कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर बताता हूँ आपको एक अलग से। ये हो गया, यहाँ पर मान के चलिए ये हो गया, यहाँ पर आपके रिएक्शन हो रहा है, यहाँ के रिएक्शन हो रहा है और ऊपर से कोई हमने मोटी मोटी आपकी बोरोन की जो क्या करी है, हमने कंट्रोल रॉड्स बना रखी है। यहाँ रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हमको रोकना है, तो ये कंट्रोल रॉड हम लोग ऊपर से नीचे पुश करेंगे तो ये यहीं नीचे आ जाएगी और ये क्या करेगी, इस ढांचे को पूरा बंद कर देगी। इस ढांचे को बंद कर देगी तो ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाएगा, ठीक। फिर थोड़ा ऊपर उठाएंगे, फिर रिएक्शन होगा। तो कंट्रोल्ड मैनर में आपका रिएक्शन हो, ये काम आपका कंट्रोल रॉड्स का होता है। तो याद रखना है कि ये किसकी बनी होती है, बोरॉन की बनी होती है। बोरॉन की बनी होती है, ऊपर से नीचे करते हैं तो बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंट्रोल रॉड्स का काम होता है। होपफुली आपको कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर और कूलेंट जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये सारा लेखा जोखा आपका मोटा मोटा एक न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है और जितने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ये आगे आपको समझाता हूँ। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में काम आता है। किसमें? आपके न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में काम आ रहा है, मतलब विखंडन में काम आ रहा है, ठीक। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल उसी में करा जाता है। अब ये हो गया। अब कितने तरीके के आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ये थोड़ा देखिए, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर आपका एक होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर तो नीचे गिवन है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता है, इसमें आपके बोस ऑर्डिनरी या फिर साधारण पानी को कूलेंट के फॉर्म में और मॉडरेटर के फॉर्म में इस्तेमाल करा जाता है। और दोनों चीज़ मैंने आपको बता दें कि मॉडरेटर का काम क्या होता है, कूलेंट का काम क्या होता है। इसमें ऑर्डिनरी वाटर का इस्तेमाल करा जाता है, साधारण पानी का इस्तेमाल करा जाता है। हैवी वाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करा जाता है, ठीक है। हैवी वाटर का इसमें इस्तेमाल नहीं करा जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा मतलब गलत बता दिया आपको, सॉरी। ड्यूटेरियम की बात मैंने बता दी थी, यहाँ पर हैवी वाटर होता है, सॉरी। यहाँ पर हैवी ये वाटर है, ये हैवी वाटर है आपका, ठीक है। जो हैवी वाटर आपका मॉडरेटर के फॉर्म में और कूलेंट के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर कुछ रिएक्शन में। अब यहाँ पर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में ऑर्डिनरी वाटर को आपको कूलेंट और मॉडरेटर के फॉर्म में इस्तेमाल करा जा रहा है और वाटर इज केप्ट अंडर हाई प्रेशर टू प्रिवेंट बॉइलिंग। हाई प्रेशर के अंडर रखा जाता है ताकि आपका पानी क्या हो, बॉयल ना हो ज़्यादा। तो ये आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का मैकेनिज्म होता है। इसी के तरीके से आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है। भाई ये नाम से ही आपका सिंपल बता रहा है
कि इसमें वाटर को बॉयल करा जाता है इनसाइड में, ताकि आपका क्या करा जाए, भाप बनाया जाए और इसी भाप से डायरेक्टली आपकी एनर्जी निकाल ली जाती है। ठीक, और इसमें भी आपके कूलेंट के फॉर्म में और मॉडरेटर के फॉर्म में ऑर्डिनरी वाटर का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक, इन दोनों में आपके ऑर्डिनरी वाटर का इस्तेमाल करा जा रहा है। लेकिन जो आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यहाँ पर जब नाम में ही आपका आ गया हैवी वाटर रिएक्टर, इसका मतलब यहाँ पर हैवी वाटर का इस्तेमाल करा जाएगा आपका मॉडरेटर और कूलेंट में। D2O मतलब कि ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करा जाता है हैवी वाटर का। यही चीज़ मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था पिछले डायग्राम में। ठीक, कि आपका हैवी वाटर का इस्तेमाल बोथ कूलेंट और रिएक्टर, इसमें कूलेंट और मॉडरेटर में करा जाएगा। और नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है, यूरेनियम 235 का, और ये इंडिया और कनाडा जैसे देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित आपका रिएक्टर है। ऐसा चौथा आपका होता है गैस कूल्ड रिएक्टर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम का इस्तेमाल आपको कूलेंट के फॉर्म में करा जाता है, और ग्रेफाइट का काम इसमें मॉडरेटर के तौर पे करा जाता है। और ये हाई टेम्परेचर पे आपके काम करता है बेटर एफिशिएंसी के लिए। तो ये गैस कूलेंट रिएक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर क्या होता है, इसमें कोई भी मॉडरेटर का इस्तेमाल आपके नहीं करा जाता है। याद रखिएगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्शन में कोई भी मॉडरेटर का इस्तेमाल आपके नहीं करा जाता है, और इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स को और लिक्विड सोडियम को एज अ कूलेंट आपको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ ही आपके मोर फिजाइल फ्यूल बनाता है दैन इट्स कंज्यूम्स। ठीक, ये जो आपका ईंधन बनाता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये ज़्यादा बनाता है जितना ये कंज्यूम करता है। एनर्जी तो देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही आपके मोर फिजाइल फ्यूल भी बनाता है। इसका मतलब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लाइट वाटर रिएक्टर में क्या होता है, अब ये आपको ज़्यादा नहीं समझेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में क्या होता है, इसको एक तरीके से कॉम्पैक्ट बनाया गया है, छोटा बनाया गया है। फैक्ट्री बिल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको छोटे आकार दिया गया है। ठीक है, जिसको सेफ़र भी होता है, ईजियर भी होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। कहीं से भी आप उठा के इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसको स्मॉल मतलब नाम में ही छुपा हुआ है कि यह रिएक्टर आपका बहुत छोटा होता है, और ये रिमोट एरियाज़ के लिए, जहाँ पर आपके कम बिजली का उत्पादन करना है, वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रिएक्टर्स हो गए। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, गैस कूलेंट रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर में याद रखना है कि आपके कोई मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं आपके, ये आप देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब ये एक टेबल मैंने दिया है आपको, जो बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में आपके मॉडरेटर के तौर पे लाइट वाटर का इस्तेमाल होता है। ठीक, और इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का फ्यूल का इस्तेमाल होता है लाइट वाटर। इसी तरीके से आप यहाँ पर आते हैं तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मैंने आपको बताया था कि मॉडरेटर का इस्तेमाल आपके नहीं होता है, और कूलेंट के फॉर्म में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है, और फ्यूल इसमें प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप याद कर सकते हैं कि इसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, किसमें हैवी वाटर का आपका इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हो गया। ठीक, अब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर से पता चल गए, और रिएक्टर का मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, कंट्रोल्ड मैनर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आपके इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक प्रोसेस के बारे में। अब देखिए, हमारे देश में यूरेनियम की मात्रा तो ज़्यादा है नहीं, ये आप सभी जानते हैं। मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर 1.2% के आसपास हमारा यूरेनियम की मात्रा है, और हमारे देश में एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। तो उस समय हमारे जो साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर भाभा, थैंक्स टू हिम, जिन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने इंडिया में 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लांट की अवधारणा रखी कि हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने देश में एनर्जी बना सके। और इस प्लान के बीच में सबसे जो मेजर जो चीज़ उन्होंने रखी वो थी आपकी थोरियम। ठीक है, थोरियम। अब देखिए, हमारे पास यूरेनियम की मात्रा नहीं है ज़्यादा, यूरेनियम की मात्रा हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हमारे पास थोरियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। हमारे पास लगभग 25% थोरियम वर्ल्ड वाइड जो पाया जाता है वो अकेले भारत में पाया जाता है। और ये आपके मोनाजाइट
मोनाजाइट जो आपकी सैंड होती है, मोनाजाइट सैंड के अंदर आपकी ये थोरियम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट में करेंगे और जिससे हम लोग एनर्जी आपका प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली आपसे थोरियम से एनर्जी नहीं बनाई जा सकती है, इसका इस्तेमाल करके आप लोग एनर्जी उपयोग करने में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ये है आपका भारत का नक्शा, ठीक। अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, तो ये जो बेल्ट है आपकी, यहाँ पर आपके कैसे समुद्र के जो तट के किनारे आपके मोनाजाइट सॉल्ट बहुत ज़्यादा सैंड बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसी के अंदर आपके थोरियम है। इसी थोरियम का इस्तेमाल हम लोग इस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट में करेंगे। याद रखिएगा कि आपका ये फर्टाइल होता है, लेकिन ये फिजाइल नहीं होता है। कौन? थोरियम। फर्टाइल का मतलब होता है कि ये दूसरों की मदद तो कर सकता है आपकी बिजली बनाने में, लेकिन खुद बिजली बनाने की क्षमता इसकी नहीं होती है। तो ये है थोरियम। ठीक। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे ताकि हम लोग आपका 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट की अवधारणा जो हमने रखी है वो हम लोग अचीव कर सकें। ठीक। अब इसमें बेसिक चीज़ आपको करंट से रिलेट करके एक चीज़ बता दूं कि हाल ही में आपके इंडिया ने क्रिटिकलिटी अचीव करी है आपके 2nd स्टेज में। ठीक। अब देखिए इस 3 स्टेज में डिवाइडेड है आपका स्टेज 1, स्टेज 2 और आखिरी में आपका स्टेज 3। तो इंडिया ने आपके जो 2nd स्टेज की क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी आप लोग देते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी आप लोग बना पाएँ और वो सस्टेन्ड रह सके, मतलब लंबे समय तक वो आपका टिका रह सके। ये चीज़ हमने अप्रैल में अभी करके दिखाई है। अप्रैल में हमने करके दिखाई है इसको कलपक्कम में। ठीक है। कलपक्कम का जो आपका पावर प्लांट है, यहाँ पर ये चीज़ हमने करके दिखाई है और ये काफ़ी दिनों से साइंटिस्ट का प्रयास कर रहे थे। अब हम लोग ये हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इसके 2nd स्टेज को हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले 2 स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब होपफुली 3रे स्टेज पे हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिए हैं और आने वाले वक्त में अगर हमने ये अचीव कर लिया तो इंडिया को किसी भी देश पे निर्भरता आपकी नहीं रखनी पड़ेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हम लोग खुद सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे और बहुत सारा रुपया हमारा बचेगा और एनर्जी भी हमें सालों साल अनंत साल तक मिलती रहेगी बहुत कम कॉस्ट में। ठीक है। ऐसा है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का अवधारणा है। अब समझिए थोड़ा इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये पूछा जाएगा। स्टेज 1 में आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का रिएक्टर इस्तेमाल करा जाता है, मतलब इसमें हैवी वाटर D2O का इस्तेमाल बोथ आपका कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पे करा जाएगा। ठीक, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में इसमें क्या होता है, मॉडरेटर क्या करता है काम आपका, ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को आपके एब्जॉर्ब कर लेता है और जितने न्यूट्रॉन को हमारे एनर्जी बनाने की ज़रूरत है सिर्फ उतने न्यूट्रॉन को ये रहने देता है, बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर यहाँ पर हैवी वाटर D2O का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ईंधन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और यूरेनियम 2 फॉर्म में आपका होता है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। 235 है आपका फिजाइल और यही बिजली बनाने में आपके काम आता है। 235 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अच्छा, तो मॉडरेटर का इस्तेमाल आप क्या होता है, मॉडरेटर पर मैंने आपको बताया D2O और आपका हैवी वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, कूलेंट भी D2O आपका इस्तेमाल हो रहा है। कंट्रोल रॉड जो इसमें होती है बोरोन और कैडमियम की बनी होती है, जो इसके अंदर रखी जाती है रिएक्टर में, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। अब इसका रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है, आउटपुट में हमें यहाँ पर मिलेगी बिजली और यूरेनियम 238 की मात्रा। 235 का इस्तेमाल हमने कर लिया था, 238 बचा था, वो आगे भी आपका आ जाएगा। और साथ ही साथ आपका बनता है प्लूटोनियम 239, याद रखिए प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल है। यही आपका स्टेज 2 में आपके इनपुट के तौर पे, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करा जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने बिजली बना ली, यूरेनियम 238 बनाया और प्लूटोनियम 239 हमने बनाया स्टेज 2 में। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा। स्टेज 2 में हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर काम करेगा। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मैंने खासियत आपको क्या बताई थी कि इसके अंदर आपके पास कोई मॉडरेटर नहीं होता है और लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल इसमें क्या करा जाता है आपके कूलेंट के फॉर्म में। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारे 2nd स्टेज के पार्ट है जिसको हमने अभी कंप्लीट करके दिखाया है।
ठीक, ये वही है आपका। यहाँ तक हमने काम पूरा कर लिया है, ये हमने करके दिखा दिया है कि इससे कैसे एनर्जी बनाई जाती है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से क्या करा गया, इसमें कोई मॉडरेटर नहीं होता है, कूलेंट लिक्विड सोडियम होता है और इसमें फ्यूल का इस्तेमाल आपके करा जाता है। देखिए प्लूटोनियम 239 जो मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया था फर्स्ट स्टेज में, उसको हम इनपुट के तौर पे ले रहे हैं प्लूटोनियम 239 को। और यूरेनियम 238 जो वहाँ से मिला था आपको, देखिए यहाँ पे मिला था ना, यूरेनियम 238 को भी यहाँ से हमने उठा लिया। और थोरियम की बात जो मैंने आपको पीछे बताई थी, मोनाजाइट सॉल्ट ओसाइड से निकलता है, जो हमारे पास बहुत मात्रा है उसकी, 25% वर्ल्ड का हमारे पास है, जो खुद तो बिजली नहीं बना सकता है लेकिन दूसरों की मदद कर सकता है बिजली बनाने में। तो ये मदद करेगा आपके यूरेनियम की और प्लूटोनियम की बिजली बनाने में। देखिए कैसे, जब इसका रिएक्शन आपके करा जाता है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करा जाता है, न्यूट्रॉन को यहाँ पर छोड़ा जाता है, खूब हाई स्पीड में यहाँ से टकराते हैं, तो बनता क्या है आपका, तो फिर से आपका प्लूटोनियम 239 देखिए यहाँ पर से ज़्यादा निकल के बन जाता है। ठीक है, यही इसकी खासियत होती है कि प्लूटोनियम 239 फिर से बना आपका और यूरेनियम अब 233 बनेगा। क्या बनेगा, 238 से 233 बनेगा। ठीक है, ये थोरियम से रिएक्शन होने के बाद आपका बन रहा है, थोरियम से रिएक्शन होकर 233 आपका बन रहा है। और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है, बिजली भी बन रही है, यहाँ से बिजली बनी और यहाँ से भी आपकी बिजली बन रही है और ये कुछ ईंधन भी आपको मिल रहा है। यही चीज़ हमने कलपक्कम में करके दिखाई है और 500-550 लगभग 510 मेगावाट तक की बिजली हमने बना के दिखाई है और ये सस्टेन्ड भी रहा है। ये क्रिटिकलिटी हमने अचीव कर लिया है। क्रिटिकलिटी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकता है कि क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है। तो क्रिटिकलिटी का मतलब यही होता है कि जितना बिजली आप दें, जितना ईंधन दें, उससे ज़्यादा आउटपुट आप लोग बिजली निकाल सकें और जो लंबे समय तक सस्टेन रह सके, मतलब बना रह सके, यही आपका क्रिटिकलिटी है। तो ये हमने सेकंड स्टेज में अब अचीव कर ली है कलपक्कम में। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। अब यही चीज़ जो आपका ये चीज़ है, ये स्टेज 3 में कैसे इस्तेमाल होता है देखिए ज़रा। स्टेज 3 में हमने जो ऐसा अवधारणा रखी है कि हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर आपका बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाएंगे। इसमें प्लूटोनियम 239 जो पिछले से आपका था, यूरेनियम 233 जो हमने पीछे से लिया था, और साथ ही साथ थोरियम का इस्तेमाल करके अगर न्यूट्रॉन इसमें बम्बार्ड करते हैं तो हम लोग उससे बिजली बना पाते हैं और बना पाते हैं कि वो लंबे समय तक सस्टेन्ड रह सके। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत कम फ्यूल का इस्तेमाल करके यूरेनियम का हम लोग ज़्यादातर थोरियम का इस्तेमाल करके अनंत काल तक हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें फर्स्ट में हमने ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल किया सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में हमने आपके थोरियम बेस्ड रिएक्टर का इस्तेमाल करा हुआ है। तो ये 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बनाने की काम कर रहे हैं। 2 तक हमने काम कर लिया है, सिर्फ तीसरे पे काम बाकी है। आने वाले 15-20 साल पे हम लोग ये भी बना लेंगे, जैसे हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अगर ये बन जाता है फिर तो काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। अब आगे इतना सब कुछ हो गया, अब न्यूक्लियर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ हो गया। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है। अब आपको थोड़ी चीज़ और देखनी है, ज़्यादा नहीं बचा है, कि यूरेनियम की डिपोजिशन आपके भारत में कहाँ कहाँ है। मैंने आपको पहले बताया था, नाहरकटिया वगैरह जो मैंने बताया वो याद रखिए, और उसी के साथ साथ ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। मेघालय का मैंने आपको बता ही दिया था। झारखंड के मैंने आपको बताया था सिंहभूम क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र बताया था, बताइए। ये देखिए यहाँ बता देता हूँ, जादूगोड़ा माइन मैंने बताया थी झारखंड में, नाहरकटिया आसाम में, उमाइम मेघालय में, लेह लद्दाख क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश और जेएंडके में, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है। कर्नाटक के भीमा बेसिन में आपके न्यूक्लियर की कुछ मात्रा पाई जाती है, और उसी के साथ साथ तेलंगाना की कुदुप्पा बेसिन में आपके पाई जाती है, और आंध्रा के साउथ कुदुप्पा रेंज में आपके यूरेनियम के डिपॉजिट मिले हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक, मोटा मोटा आप याद रखिए, बाकी वहाँ रिलेट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। और थोरियम की बात जो मैंने आपको बताई, थोरियम आपके देखिए मैंने आपको बताया था मैप में कि इस क्षेत्र में आपके ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, द एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनाजाइट ओर विच कंटेन्स 9% थोरियम। मतलब कि अगर आपकी 100 ग्राम मोनाजाइट ओर है
सैंड है तो उसमें 9 ग्राम के आसपास क्या होगा, आपके थोरियम निकल जाता है। थोरियम की मात्रा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 25% है वर्ल्ड में। तो इसी थोरियम से हम लोग बिजली बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए रांची का पठार है, झारखंड क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इस क्षेत्र में जो आपके तटीय क्षेत्र है यहाँ पर आपके कोस्टल एरियाज में थोरियम डिपॉजिट पाए गए हैं। ठीक, अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ऑपरेशनल पावर प्लांट कौन से आपके, न्यूक्लियर वाले। ठीक, देखिए नरोरा में है आपका। ठीक, नरोरा में है आपका, नरोरा ये आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आपके 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगे हुए हैं। राजस्थान में है आपका, राजस्थान में क्या है आपका, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर 6 लगे हुए हैं, रावत भाटा। ठीक, और काकरा पार है आपका, काकरा पार गुजरात में है, और तारापुर, यहाँ पर आपके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और यहाँ पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और BWR यहाँ पर आपके लगा हुआ है तारापुर में। और आप लोग कायगा में आएंगे, कायगा में यहाँ पे 4 आपके पास प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगे हुए हैं, और मद्रास में आपके 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगे हैं, और कुंडाकुलम में आपके क्या है, 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये चीज़ है। BWR के बारे में मैंने बताया था, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक, बाकी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर मैंने आपको बता ही दिया, और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होता है ये भी मैंने आपको पीछे समझा दिया था। तो ये हमारे भारत में आज ऑपरेशनल है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अब थोड़ा एटॉमिक एनर्जी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है भारत में, उसके बारे में जान लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में देखिए हमने एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में, पब्लिक सेक्टर यूनिट के रूप में, एडेड के रूप में, ठीक है, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। एडेड मतलब जिसमें सरकार की करती है, इसमें सरकार कुछ खर्चा देती है, मतलब कुछ परसेंटेज इसमें आपका खर्च करती है, बाकी प्राइवेट पार्टी आपका खर्चा करती है। ठीक, जैसे एडेड कॉलेज होते हैं ना। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब सरकार की आपकी ये कंपनियां होती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपके जो आपके संस्थान बनाए गए हैं, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट है, बाबा, ये बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, ये मुंबई में है आपका, और IGCAR मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है आपका, और RRCAT, ठीक है, RRCAT कहाँ है, आपके इंदौर में है। ठीक, RRCAT आपके इंदौर में ही, ये तीनों आपके रिसर्च डेवलपमेंट है, इनकी लोकेशन याद रखिएगा। NPCIL और UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, और NPCIL और ECIL, ठीक है, और भाविनी, ये चारों जो आपके हैं ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, इनकी लोकेशन याद रखिए। NPCIL मुंबई में है, UCIL आपके जादूपुरा में है, ECIL आपके हैदराबाद में है, और भाविनी आपके कलपक्कम में है। यही भाविनी आपका जो एटॉमिक रिसर्च पब्लिक सेक्टर यूनिट है कलपक्कम, जहाँ पर हमने क्या बनाया है, जो मैंने आपको बताया है कि इंडिया ने क्रिटिकलिटी आपके अचीव की है। क्या करी है, क्रिटिकलिटी आपके अचीव कर ली है। ठीक, यहाँ पर हमने सेकेंड स्टेज रिएक्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड स्टेज का। ये चीज़ याद रखिएगा कि भावनी यहाँ पर करें हम कलपक्कम में। एडेड इंस्टीट्यूट्स में आपके आते हैं TIFR मतलब कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। साहा इंस्टीट्यूट से आपका कोलकाता में, और टाटा मेमोरियल सेंटर आपके मुंबई में है। ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ ऐसे आते हैं जो याद रखने हैं आपके। हैवी वाटर बोर्ड है आपका जो मुंबई में है। ठीक, इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, ये हैदराबाद में। ये पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में डायरेक्ट है। तो ये कहाँ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके याद करने के लिए। अब न्यूक्लियर फ्यूजन पे थोड़ा बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा। न्यूक्लियर फ्यूजन पे मैंने आपको बताया जिसमें 2 चीज़ें आपकी जुड़ के क्या हो रहा है, एक तीसरी चीज़ आपकी बन रही है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर आपका चाहिए होता है, मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। जो सन में आपके सूरज में जो आपकी रिएक्शन चल रही है, ये आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। तो उसी को भारत में हम लोग कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया एनर्जी बनाने के लिए। उसी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक प्रोग्राम चल रहा है ITER,
इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर 1997 में ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया है और ये पेरिस में आपका है ये रिएक्टर, ठीक है, जिसको लगभग यूरोपियन यूनियन, यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया भी इसमें शामिल है, साउथ कोरिया ने मिल के ये प्रोजेक्ट चालू किया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? टू ऑब्टेन ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम साइकिल रिएक्टर। मैंने आपको बताया कि ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम मिल के आपका एनर्जी बना सकते हैं। इसको उपयोग से हम लोग बनाने की कोशिश करें एक रिएक्टर। ये इसका रिएक्शन रहेगा 1s2 1s3 जो आपका हीलियम बनाएगा और न्यूट्रॉन बनाएगा और एनर्जी साथ में आपको देगा। ये चीज़ हो गई। अच्छा, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन जब इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, अभी हो क्या रहा है कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं तो ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपकी आयोनिक स्टेज में चली जा रही है। ये जब आयोनिक स्टेट में चली जा रही है जिसकी वजह से रिएक्शन परफेक्ट हो रहा है और रिएक्शन आपकी कोलैप्स कर जा रही है, रिएक्शन आपकी बंद हो जा रही है। लेकिन चाइना ने अभी ये करके दिखाया है। चाइना ने आपका एक तरीके से कहता है आर्टिफिशियल सन जो कहा जा रहा है कि धरती पे बना लिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसने न्यूक्लियर फ्यूजन का कुछ परसेंट रिएक्शन करके दिखा दिया है, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है जो इसने करके दिखाया है। किसने? चाइना ने करके दिखाया है। एक आशा की किरण नज़र आई है जो आने वाले वक्त में वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक। तो टोकामैक रिएक्टर है जो बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो रिएक्टर बनेगा उसका नाम है टोकामैक रिएक्टर। ये टोकामैक रिएक्टर है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा ताकि आपका ड्यूटेरियम और ट्रेटियम आपका आयोनिक स्टेज में ना जाए, और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, पोलराइजेशन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इस सब का मेंटेनेंस करने का काम टोकामैक रिएक्टर जो हम बनाने की बात कर रहे हैं होपफुली कर सकते हैं, ठीक। तो रिएक्टर कौन सा है? टोकामैक रिएक्टर आपके ITER के थ्रू बनाने की बात कर रहे हैं, ये याद रखना है। आगे अब न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बेसिक चीज़ अगर आप चलो थोड़ा बहुत जाने को इच्छुक है तो एक चीज़ बता सकता हूँ जो एक्स्ट्रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है जो समझना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब, आप जानते हैं हम न्यूक्लियर रिच कंट्री है, मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, ठीक, लेकिन कई प्रतिबंध के बाद हम लोग इसे बना पाए हैं और बहुत समझिए कि कई कांटों पे चल के हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर जो बॉम्ब है ये बनाया है, तो इससे काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ा है भारत को। तो थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए कि 1945 में क्या होता है, कहानी सुनिए कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को आपके हिरोशिमा और नागासाकी पे आपके अमेरिका बॉम्ब गिराता है, ठीक। जब ये बॉम्ब गिराता है इससे काफ़ी विध्वंस आपका होता है। तो 1945 में एक सभा बैठती है जो आपको कहती है कि 1968 में क्या करेंगे हम लोग। 1968 आते आते एक ट्रीटी साइन हो गई आपकी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT आपकी साइन होती है। इससे पहले क्या हो रहा है? इससे पहले हो रहा है कि 1964 और 65 में आपके चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है और चाइना न्यूक्लियर हथियार बना लेता है। अब जब यहाँ पर हो गया तो आपके पास कौन कौन से देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हो गया? आपके पास फ्रांस के पास हो गया और US के पास हो गया और रशिया के पास हो गया, UK के पास हो गया और अब चाइना के पास भी हो गया। मतलब P5 जो परमानेंट 5 कंट्री आपके हैं UN की, उनके पास न्यूक्लियर हथियार हो गया। और अब उन्होंने NPT आपकी एक ट्रीटी ला के रख दी 1968 में। इस ट्रीटी का मतलब था कि आपके कोई भी जो देश है जो इसके सिग्नेटरी हैं, NPT डॉक्यूमेंट के सिग्नेटरी हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी डॉक्यूमेंट के सिग्नेटरी हैं, ये लोग अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे आगे, और उसी के साथ साथ ही डी न्यूक्लियराइजेशन करेंगे। मतलब आने वाले वक्त में धीरे धीरे क्या करेंगे, न्यूक्लियर हथियार कम करेंगे, फेज्ड मैनर में इसको धीरे धीरे ख़त्म करने की बात करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये डेट निर्धारित नहीं करी गई। उसी के साथ साथ ही कोई भी ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार की टेक्नोलॉजी हो, ये किसी ऐसे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हथियार की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार ना हो। और साथ ही साथ ये जो NPT साइंड मेंबर्स हैं जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भारत को ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं पार्शियल ट्रीटी लगी। भाई चाइना के पास अगर न्यूक्लियर हथियार है तो चाइना कल इसका इस्तेमाल हम पे भी कर सकता है। जब चाइना के पास था तो इंडिया को ये चीज़ बनाना था ही
क्योंकि हमारे दुश्मन देश के पास अगर होगा तो अगर हम नहीं होगा हमारे पास तो वो हम पे राज कर सकता है और ऑटोमेटिकली हमारे देश पे कब्जा कर सकता है। तो ये हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इंडिया ने आपके एनपीटी नहीं साइन किया। इंडिया के साथ साथ ही आपके कौन कौन से देश ने एनपीटी साइन नहीं किया है ये समझिए। इंडिया है, ठीक, और इंडिया के साथ साथ ही कौन कौन से हैं, इंडिया के साथ साथ ही आपके ये नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किया है, और पाकिस्तान ने साइन नहीं किया था। भाई इंडिया ने नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया। इनको भी बनाने की आपकी चुल्लू बड़ी थी हथियार, ठीक। तो इंडिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, और एक जो इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आपका इजराइल, और इसी के साथ साथ ही साउथ सुडान। इन पांचों देशों ने क्या करा, आपके न्यूक्लियर ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन करी। पहले इजराइल ने करा था लेकिन बाद में इसने विड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो आज के युग में अगर देखा जाए तो इन्होंने साइन नहीं किया था। तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, और कुछ हद तक कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के पास भी है। लेकिन ऑप्शन में आगे कभी टिक मत करना, ऑप्शन में आप यही 3 टिक करके आना। अगर पूछा जाए न्यूक्लियर हथियार किसके पास है तो इंडिया के पास, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के पास भी है, और P5 परमानेंट 5 कंट्रीज के पास भी आपके पास न्यूक्लियर हथियार है। अच्छा, जब यहाँ होता है, जब प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम साइन नहीं करते हैं तो 1974 में हम लोग आपके न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, पोखरान 1, ठीक, जिसका वो सोर्स कोड या फिर सीक्रेट कोड था, नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई को हम लोग करते हैं लेकिन ये फेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका हम पे कई तरीके की प्रतिबंध लगा देता है, और कई देश हम पे प्रतिबंध लगाते हैं कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, और जिससे भारत को कई तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सैंक्शन हटा लिए जाते हैं और फिर से सब कुछ नॉर्मल होता है। तो इंडिया ने चोरी छुप के फिर से अपनी क्या कर सकते हैं, अपने वजूद को मेंटेन रखने के लिए 1998 में फिर से टेस्ट किया। 1998 में इंडिया ने 2 टेस्ट किए आपके, ठीक, शक्ति 1 और शक्ति 2 कोड नेम से टेस्ट किया है। अटल जी की सरकार थी उस समय, ठीक है। और 13 मई को और 11 मई को हमने ये टेस्ट किया था आपका, ठीक है। कौन सा, शक्ति 1 और शक्ति 2 कोड से टेस्ट किया था, और ये सफल रहे थे। और इसके बाद इंडिया के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई थी। जब इंडिया के पास आई तो उसी के महज 15 दिन के बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास वो हथियार कहाँ से आएंगे, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, वो सब चाइना से आई थी। जब इंडिया ने कर लिया तो उसके राइवल को मजबूत करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी दे दी, और उसने भी ये टेस्ट किया, आपके पाकिस्तान ने भी करा था। तो इस तरीके से आपके इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल, इसके पास भी आपके न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया का तो साफ साफ मानना है कि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखते हैं। 1997 में जब इंडिया ने टेस्ट किया तो 1998 में इंडिया क्या करके लेके आया, 1998 इंडिया में अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेके आया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेके आया। इसमें डॉक्ट्रिन में हमने साफ साफ लिखा आपके नो फर्स्ट यूज, मतलब कि पहले हम किसी भी देश पे आपके न्यूक्लियर हथियार से हमला नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ ही क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब क्या होता है कि हमने जो न्यूक्लियर हथियार आपके बनाए हैं, ये एक डर, उन देशों पे एक डर का माहौल पैदा करने के लिए हमने बनाया है जो हम पे हमला कर सकते हैं, ताकि उनको ये चीज़ पता रहे कि अगर हम हमला करते हैं तो इंडिया के पास न्यूक्लियर हथियार है। और नो फर्स्ट यूज की ट्रीटी ये कहती है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करता है तो हम उसको रिटेलिएट करके उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारे इंडिया में है। 1998 हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी ये रखी थी दुनिया के सामने। चाइना ने जब आपके 64 में 1965-64 में जब टेस्ट किया था, उसने भी आपके यही सेम डॉक्ट्रिन रखी थी नो फर्स्ट यूज की। लेकिन जो पाकिस्तान की आपकी डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान में आपके पास ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, नो फर्स्ट यूज का कोई सिस्टम नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम जब चाहेंगे तो किसी भी छोड़ सकते हैं हथियार, ठीक है। ये पाकिस्तान की आपकी नीति है। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपका न्यूक्लियर बॉम्ब का जखीरा पूरा बता दिया कि किस तरीके से आपका कैसे कब कब टेस्ट हो रहे हैं।
और न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पूरी जानकारी दे दी, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर टोटल A to Z कहाँ पर न्यूक्लियर डिपॉजिट है, यूरेनियम डिपॉजिट है, थोरियम डिपॉजिट है, ठीक है। और इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया, और कितने तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है ये बता दिया मैंने आपको। इसी के साथ साथ ये नेचुरल और इनिट यूरेनियम कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बेहतरीन ढंग से पूरी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जितना हो सकता था सब कुछ टोटल इसमें कवर कर लिया। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है अगर आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। यहाँ तक कि PCS और UPSC तक भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो इससे बाहर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। किसी पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये क्वालिटी कंटेंट था जो मैंने आपको देना था और मैं दे चुका हूँ। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्ज़ाम मोड UP चैनल। आप लोग सर्च करके वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मुझे मोटिवेट करेगा आप सबके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट का एक तरीके से मैं कह सकता हूँ क्वालिटी कंटेंट उन्हें भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।